What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोट देखिए कितनी शानदार है. Do it now. Sometimes later becomes never. देखिए जैसे ही मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई बुक भी पढ़ रहे हैं, आपके सामने कोई ऐसा मीनिंग आया जिसका आपको नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है, तो तभी उठा के उसको गूगल पे सर्च करिए या उठा के उसको डिक्शनरी में सर्च करिए. अगर आप उसको पोस्टपोन कर देते हैं कि बाद में देखूंगा, अब तो आपने पोस्टपोन कर दिया उसको, फिर आगे चल के कोई और मीनिंग आएगा उसको भी पोस्टपोन कर दिया आपने. तो इसी तरीके से आपके पास में एक पूरी ऐसी डिक्शनरी बन जाती है जिसका आपको मीनिंग ही नहीं पता है. पर लेकिन जैसे जैसे आप मीनिंग देखना स्टार्ट कर देते हैं चीजों का, जैसे जैसे समझना स्टार्ट कर देते हैं, ये मैं ओनली मीनिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, लाइफ में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइम आपके सामने आ रही है तो पहले उस प्रॉब्लम को सोल्व करिए. वो प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है. जब तक वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती तब तक आगे नहीं बढ़ना है. अगर सिचुएशन ऐसी है कि आगे बढ़ना ही बढ़ना है तो ट्राई कीजिए कि उस प्रॉब्लम को भी थोड़ा टाइम देते रहिए साइड में सोल्व करने के लिए. क्योंकि देखिए जब तक आप प्रॉब्लम सोल्व करके अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करोगे, जब तक आप इस तरीके की प्रॉब्लम से आगे और ज्यादा जूझते रहोगे, और जैसे जैसे उसको इग्नोर करते जाओगे तैसे तैसे वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती चली जाएगी आगे कि आपको ऐसे ट्रबल में डाल सकती है, ऐसी सिचुएशन में ले जाके खड़ा कर सकती है कि उस टाइम पे इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी और उस प्रॉब्लम को आप सोल्व नहीं कर पाएंगे. तो सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित और सबसे टिकाऊ तरीका ये है कि जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, रुक के जरा सा उसको सोचिए कि ये प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए, और जब सॉल्यूशन निकल जाए तभी आगे बढ़िए. ठीक है, तो आज के लिए ये कोट थी. आज 19 मई है. देख लेते हैं हमको कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं. इसके बाद में जो मैंने कल क्वेश्चंस पूछे थे उनका आंसर भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा. ओके, ये स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है. अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो यहाँ पे आके आप कॉल करके यहाँ पे अपनी क्वेरी सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं. फर्स्ट आर्टिकल है, ये हेग से रिलेटेड है. हेग का डिसीजन आया कुलभूषण जाधव जिनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया गया था और उन पे डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, तो उससे रिलेटेड कंप्लीट आर्टिकल है. आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके देखेंगे क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या अभी डिसीजन आया और उससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है. ठीक है, ये वाला आर्टिकल न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है. इस न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर अच्छे से देखेंगे, कल वाला भी कुछ रिवीजन करेंगे. तो किस तरीके से कितने यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में भी दिखाऊंगा, किस किस एरिया में पड़ते हैं, किस किस जोन में पड़ते हैं. आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन भी निकल के आएगा. ये नेशनल जॉब पॉलिसी के बारे में जो निकल के बात आई थी, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आज एडिटोरियल आ गया इसके ऊपर, तो इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे. कितनी एम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ पे और किस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ होने पर हमारे यहाँ पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे. ठीक है, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, इन दोनों आर्टिकलों को थोड़ा एक साथ साथ में देख लेंगे. इन दोनों आर्टिकल को हम लोग, आर्टिकल जो है ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है. एक्चुअली ट्रिपल तलाक से हम पहले भी कई आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं. देखिए है क्या, यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर किया गया कि जो हिंदू में है वो तो राम सेतु को लेके जो प्रॉब्लम है आज तक वो सोल्व नहीं हो पाई है. राम सेतु क्या है, राम सेतु यहाँ पे ब्रिज है, उसमें बोला गया था कि राम जी गए थे यहाँ से श्रीलंका में और उन्होंने रावण को मारा था. ठीक है ना, सीता जी को वापसी लेके आए थे. तो जो यहाँ पे जो ब्रिज बनाया गया था, तो उस ब्रिज के होने के कुछ कुछ सूत्र दिखते हैं कि यहाँ पे वो ब्रिज अब भी अवेलेबल है. तो इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है कि यहाँ से रास्ता निकाला जाए. ठीक है ना, तो देखिए कितना फायदा होता है अगर यहाँ से रास्ता निकाला जाए. अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देखें, नॉर्मली क्या होता है, इंडिया को यहाँ से घूम के ऐसे जाना पड़ता है. अगर यहाँ पे भी जाना पड़ता है, मान लीजिए हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे छोड़िए दूसरी कंट्री की बात क्यों कर रहे हैं, अगर हमको अपनी ही कंट्री के अंदर जाना है, अगर मान लीजिए यहाँ से कर्नाटका से हमको पानी के रास्ते, कर्नाटका से या फिर केरला से पानी के रास्ते हमको यहाँ पे जाना है, तो देखिए यहाँ से जाएंगे तो आराम से जाएंगे. पर लेकिन अगर यहाँ से जाके अगर घूम के यहाँ से आ जाएगा तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पड़ जाती है, और फिर इधर जाना है या फिर इधर जाना है कहीं पे, तो बहुत ही लंबा रास्ता पड़ जाता है. तो उसके ऊपर जिक्र चलता रहता है. तो उसको कभी भी जो हिंदू धर्म वाले हैं, जो हिंदू धर्म के फॉलोवर हैं, वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ पे वो रास्ता बनाया जाए. क्यों? क्योंकि राम सेतु को एक तरीके से साइड में रखना पड़ेगा. ठीक है ना, तो इसको कंपेयर किया गया इसी तरीके से ट्रिपल तलाक. ट्रिपल तलाक पे इसी तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ट्रिपल तलाक पे करती है. तो अभी यहाँ पे बताया क्या गया कि ट्रिपल तलाक में एक साइड में तो हिंदू है, वो एक साइड में तो हिंदू नहीं, एक यहाँ पे तीन पार्टी एक तरीके से डिवाइड हो चुकी है अगर देखा जाए. ठीक है ना, एक साइड में तो पार्लियामेंट है, तो एक साइड में कोर्ट हो गया, और तीसरी साइड में हो गई मुस्लिम कम्युनिटी. ठीक है, यहाँ पे दो बातों में हमेशा कंफ्यूजन बना हुआ है. इस आर्टिकल में क्या बताया गया, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो पार्लियामेंट है, अगर कोर्ट बोले, कोर्ट तो सोच रहा है कि पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाए जिससे कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए. पार्लियामेंट सोच रही है कोर्ट कुछ ऐसा डिसीजन दे जिससे कि हम उसके ऊपर लॉ बना सके. ठीक है, तो ये जो इस आर्टिकल में बोला गया है, ये दोनों के बीच की जो एक आंख मिचोली चल रही है, इसका जो सोल्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में निकल के आता है. ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस तरीके के क्वेश्चन आंसर किए गए थे.
तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के हाथ में पावर दी गई थी। अगर कोई भी इस तरीके का केस आ रहा है जहां पे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं, उस लॉ को साइड में रख सकते हैं और कोर्ट के भी हाथ में पावर रहती है। आर्टिकल 142 हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इस आर्टिकल 142 में क्या था, इसमें यह बोला गया था कि अगर कोर्ट को किसी भी हद तक जाना पड़े जस्टिस दिलाने के लिए तो वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा था, एक साइड में हो गई लेजिस्लेटिव, दूसरी साइड में हो गई जुडिशरी, तीसरी साइड में हो गई एग्जीक्यूटिव। तो इनकी इस आर्टिकल के चलते क्या चल रहा था, कोर्ट जो कर रहा था इसको बहुत ज्यादा ब्रीच कर रहा था, मतलब इसका फॉलो नहीं कर रहा था, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब लेजिस्लेटिव के एरिया में जाकर अपने अपने केस सुना रहा था और जो लॉ बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा उन लॉ को भी साइड में रख रहा था उठा के। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसी बातों के ऊपर यहाँ पे बोला गया है कि देखिए लॉ बनाने के लिए इसी तरीके का डिस्कशन जो आज चल रहा है, इसी तरीके का डिस्कशन हमारे वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी चला करता था। आपको ये बताना है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पे हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश कब की गई थी। ठीक है, आंसर फिर कल देखेंगे जब इसका फिर से अलग वीडियो आएगी। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया स्टार्टिंग में ही। ओके, तो आगे देख लेते हैं। इसमें आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस किया गया आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो इसका जिक्र किया गया और आर्टिकल 25 जो आर्टिकल 25 का रिलेशन किससे, रिलीजन में जो फ्रीडम है। तो देखिए अगर कोई भी लॉ इस तरीके से फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, ठीक है ना, किसी के फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तो पार्लियामेंट भी उसको साइड में करके एक अलग लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट क्या चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का रास्ता क्लियर कर दे कि जिससे उसके ऊपर लॉ इनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो उसी के ऊपर कसम कस है। और जबकि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं वो क्या चाहते हैं, पार्लियामेंट भी साइड में रहे और कोर्ट भी साइड में रहे, इसका मैटर जो है हम खुद मिलके सॉर्ट आउट निकाल सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी ये बोला था कि जो भी कम्युनिटी है वो निकाल के अगर मिलके चाहे तो इसका सोल्यूशन खुद से निकाल सकती है। तो उसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, उसी के ऊपर डिबेट चल रहा है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं वो तो बात की बात है, पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी की वुमेन्स है उनको भी राइट होना चाहिए ट्रिपल तलाक का, जिस तरीके से आदमियों को है। ये भी हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले आर्टिकल में डिस्कस किया था। ठीक है ना, तो सारे पॉइंट्स इस तरीके से निकल के आते हैं। ठीक है, ये देखिए मैप में जाफना देख लीजिए, ये हो गया बे ऑफ बंगाल, ये हो गया पाक स्टेट, गल्फ ऑफ मन्नार, कोलंबो। देखिए इस तरीके से आपको क्या, एक कोलंबो पोर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको थोड़ा सा मैप देखा करो ना, तो सारी चीजें देख लिया करो ठीक से, हल्का हल्का सा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता चल जाता है, फिर पूरा आइडिया हो जाता है कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे। ये वाला आर्टिकल जो है देखिए ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है। हिंदी को लेके पहले से ही हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवोल्ट भी हुए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा कि कोस कोस पे बदले वानी और सवा कोस पे बानी, तो काइंड ऑफ जो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जरा सा चलने पे पानी और वानी बदलने लगती है हमारे यहाँ पे, तो वही बात है। तो हिंदी को ऑल ओवर इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो लेफ्ट राइट और सेंटर तीनों व्यूज दिए गए हैं। इस आर्टिकल को भी हम लोग देखेंगे। ये वेस्ट बंगाल की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में, इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। ओके, देखिए आर्टिकल जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात कर रही है। अभी हम लोगों ने देखा था कल भी कि हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट को ज्यादा मात्रा में बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कम से कम 10 जो है खुद से बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि किस किस एरिया में किस तरीके से हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट दे रखे हैं। दो चीजें यहाँ पे दिखाई गई है, एक तो सिस्मिक जोन जो कि अर्थक्वेक का जोन नापा जाता है, कौन सा एरिया अर्थक्वेक का जोन है। ठीक है, और एक यहाँ पे पावर प्लांट की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ पावर प्लांट दे रखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनके नाम कई बार आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे रावत भाटा हो गया, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है ना, तो राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे ब्लू वाला जोन देख लीजिए, ब्लू वाला जोन कौन सा है, ये वाला हो गया सेकंड वाला जोन। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड जोन में पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने प्रोन में पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है तो यहाँ वाले एरिया में जो सेकंड जोन वाला है उस पर कम इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनका वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पूछा था आप लोगों से, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक तरीके से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा। आपके एरिया में कौन सा पावर प्लांट है, ठीक है, और वो किस जोन में पड़ता है, ये आप लोगों को आंसर देना है। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, अपना स्टेट का नाम और कौन सा पावर प्लांट है वहां पे अगर है। अगर पावर प्लांट नहीं है तो कम से कम जोन तो आप लोग लिखिएगा कि आपका स्टेट किस जोन में पड़ता है, अर्थक्वेक के भूकंप आने की कितनी आशंका है आपके वाले एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें की गई है। इसके बाद में क्या है, यहाँ पे है काकर पर, ये है गुजरात में। तो देखिए इस तरीके से मीठी विर्दी भी गुजरात में हो गया। ठीक है ना, नरोरा उत्तर प्रदेश में हो गया, हरिपुर वेस्ट बंगाल में हो गया। जो सबसे ऊपर आप लोगों ने देखा होगा तमिलनाडु में जो कुंदाकुलम पावर प्लांट की बात चल रही थी, ये रसिया के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा केस चल रहे थे, कभी इसको वहां पे प्रोटेस्ट किया जाता, कभी किसी चीज को लेके, कभी किसी चीज को लेके, तो वो बहुत सारी चीजें चलती रहती थी। तो कम से कम इस तरीके के पावर प्लांट का आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, कलपक्कम तमिलनाडु में है ये भी।
ठीक है। तो देखिए ये सारे इसी तरीके से नाम दे रखे, तो आप लोगों को देखना है कि कौन सा आप वाले के एरिया में पड़ता है। जैतापुर हो गया, यहाँ पे कैगा हो गया, ठीक है। तो सबके थोड़ा नाम याद रखिएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं, ये भी एडिटोरियल वाले पेज पर ही दे रखा था, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि कितनी कंट्री में देखिए कितने नंबर ऑफ रिएक्टर्स हैं। तो सबसे ज्यादा आज की डेट में वर्ल्ड में कहाँ पे है, यूएसए में है, ठीक है। जो कैपेसिटी है यूएसए में है 100, ठीक है ना। ये मिलियन वॉट में कैपेसिटी दे रखी है, ठीक है ना। तो 1 लाख के लगभग यहाँ पे चीजें दे रखी हैं, और लगभग जो शेयर है वहां पे लगभग 20% है। ये शेयर कैसे यहाँ से डिसाइड किया गया है, इस शेयर को आप लोग यहाँ पे देखिए, तब चीजें समझ में आएगी। ये देखिए कल भी हमने डिस्कस किया था, ये वाली फिर से मैंने स्लाइड में डाल दी जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, तो इसको देख लीजिएगा। टोटल देखिए एनर्जी की बास्केट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एनर्जी की बास्केट में न्यूक्लियर देखिए हमारे यहाँ पे कितना है, जो न्यूक्लियर पावर है वो 3.2% है, हमारे यहाँ पे 3.2% है। रिन्यूएबल एनर्जी 5.6% है, हाइड्रो का 11.6% है। इसी तरीके से जो यहाँ पे ये डेटा दिया गया है, इस डेटा को यहाँ पे दिखाता है, देखिए इंडिया का देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, 3.4% इंडिया का आ रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से जो पार्टिसिपेशन है जो यूएसए का है वो कितना है, यहाँ पे 20% के लगभग है। फ्रांस में देखिए, फ्रांस में 58 टोटल रिएक्टर है, और जहाँ की एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है वो 72% दे रखा है यहाँ पे, कितना ज्यादा है। साउथ कोरिया का देख लीजिए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, साउथ कोरिया में भी कितना ज्यादा दे रखा है। चाइना का देख लीजिए, चाइना में लगभग हमारे ही बराबर है, हालांकि न्यूक्लियर पावर प्लांट ज्यादा है, पर लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो लगभग हमारे यहाँ पे 3.4 है, चाइना के पास में 3.6 है, ठीक है। और इंडिया के पास में 22 है। तो इंडिया का कम से कम आप लोगों को याद रखना है, चाइना का रखे या ना रखे। और थोड़ा एक ये याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है और किसकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, यूएसए में है, और जो प्रोड्यूस करते हैं वो लगभग इतना करते हैं, मतलब 1 लाख के करीब। और जो फ्रांस में है, फ्रांस में दूसरे नंबर पे है, ठीक है, यहाँ 72%। तो सबसे हाईएस्ट जो वहां का शेयर है एनर्जी का वो फ्रांस का है, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। और इसके अलावा फिर आर्टिकल में हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोगों को डिस्कस करना है। और देखिए ये भी हम लोगों ने देखा था, फिर से आप लोगों का थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। सोलर पावर के जो हमारा जो टारगेट है 2022 तक क्या करना है, 175 मेगावाट इसको करना था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, काफी बार पूछ ली जाती है, खासकर एसएससी और बैंकिंग वगैरह में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके के। तो आप लोगों को याद रखना है, हमारे यहाँ पे 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में जो डेवलप किया जा रहा है यूएसए के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, और यूजिंग क्या किया जा रहा है, जो एनरिच किया जाता है यूरेनियम को। देखिए यूरेनियम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो यूरेनियम यूज किया जाता है यहाँ पे उसको एनरिच किया जाता है, ठीक है। एनरिच मतलब जो पहले लो क्वालिटी का होता है उसको ज्यादा क्वालिटी का बढ़ाया जाता है, जिससे कि उसको यूज किया जा सके अच्छे से, ठीक है। और देखिए जो राजस्थान में है वो कनेडियन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है, वहां पे नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं, ठीक है। जो जैसा का जैसा लेके आते हैं वैसा का वैसा ही उसको यूज कर लिया जाता है। इसी तरीके से जो आप लोगों ने देखा है कुंदाकुलम तमिलनाडु में बना रहे हैं, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं VVER। इसकी फुल फॉर्म तो कम से कम आप लोगों को याद रखनी है, इसको बोलते हैं वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर, ठीक है ना, वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर। तो ये कुंदाकुलम जो बनाया जा रहा है तमिलनाडु में, रशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो काफी बार इस तरीके का मैच करने के लिए भी आ जाता है, और खासकर जब इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है 10 रिएक्टर हम लोगों को बनाने हैं। देखिए यहाँ पे जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1983 में, ठीक है। तो लगभग इतने टाइम से इतने सारे रिएक्टर इंडिया में बनाए जा चुके हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि फर्स्ट कौन सा बनाया गया था हमारे यहाँ पे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इंडिया में जो फर्स्ट रिएक्टर है वो कौन सा बनाया गया था, ठीक है। तो जो टोटल यहाँ पे 16 की बात की गई है, 16 न्यूक्लियर रिएक्टर की, ठीक है ना। तो नेचुरल फ्यूल के ऊपर रहते हैं, तो इनकी जो पावर, इनकी जो कैपेसिटी है 14 की कैपेसिटी है 220 मेगावाट, ठीक है ना। और जो बचे हुए 2 है उनकी 500, मतलब 540 मेगावाट है। पर लेकिन जो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए कितनी है, 1000 मेगावाट है, और यहाँ पे टोटल 4 यूनिट बनाई जा रही है इसकी, तो इसलिए 4000 मेगावाट हो जाएगी। तमिलनाडु में बहुत बड़े स्केल में बनाया जा रहा है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा अपोज किया जा रहा था, ठीक है ना। तो इनरिच किया जाएगा, इनरिच टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको बनाया जाएगा, इससे फोकस रहेगा यहाँ पे। तो ये कुछ चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। देखिए अब थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे एक मतलब ट्रेंड बताता हूँ आज की डेट में चल क्या रहा है। जब से जापान में एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना, फुकुशिमा एक्सीडेंट आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम, 2011 में हुआ था ये। तो यहाँ पे इतना ज्यादा स्केल पे डिजास्टर हुआ था कि यहाँ पे जापान गवर्नमेंट ने और आसपास की जो और भी डेवलप्ड कंट्री हैं सबने क्या सोच लिया था, सोच लिया क्या कर भी रहे हैं आज के डेट में काम। इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया है, ये वाली सारी कंट्रियां न्यूक्लियर पावर प्लांट से साइड में होती जा रही हैं, सबका फोकस सोलर पावर पे है, सबका फोकस विंड एनर्जी पे है। तो इस तरीके से वाटर एनर्जी, इस तरीके की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे ज्यादा फोकस देती जा रही है।
अगर डेवलप्ड कंट्री को देखें तो यूएसए ने भी इसी ओर में बहुत ज्यादा अपना प्रोग्रेस की है। और अगर सबसे अच्छी कंट्री देखी जाए तो जर्मनी की बात ले ली जाए, जर्मनी में मैक्सिमम जो फोकस किया जा रहा है आज की डेट में सोलर पैनल सिस्टम पे इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है, वहां पे पूरा इसका ग्रिड वगैरह क्रिएट किए जा रहे हैं, इंडिया की भी हेल्प कर रहे हैं इन सब चीजों में ये। तो ये डिजास्टर हुआ था उस टाइम पे जापान में, तब से ये इस तरीके की सिचुएशन आनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो देखिए हमारी कंट्री और चाइना की कंट्री में क्या कर रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो उनका रीजन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चलने का, यहाँ की पॉपुलेशन और रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी। तो इसीलिए जो यहाँ पे हम आज की डेट में भी हमने अभी क्या किया 10 बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि वहां पे घटाते जा रहे हैं। तो ये इस तरीके का नेगेटिव ट्रेंड आप लोग बोल सकते हैं देखने को मिल रहा है हमारे यहाँ पे। तो इसका रीजन यही है कि हमारे यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, देखिए हम कोल से पूरा करते हैं, और कोल पे आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कितने इशू चल रहे हैं। तो इन इशू को साइड में रखते हुए और कोल को भी साइड में रखा जाए, जिससे कि हमारे यहाँ पे दिल्ली में देख लीजिए आप खुद ही कितना ज्यादा पोल्यूशन रहता है, और वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में भी हमारा नाम आ जाता है कई बार। तो इसीलिए उन सब चीजों को फोकस में रखते हुए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, जो कि पेरिस पीस क्लाइमेट समिट में डिसाइड किया गया था कि किस तरीके से इन चीजों को कंट्रोल करना है, तो वो सारी चीजों को देखते हुए हमने रिएक्टर पे फोकस करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ से क्लीन एनर्जी निकल के आती है। ठीक है, और इसके अलावा भी देखिए कई सारी प्रॉब्लम भी हम लोग फेस कर रहे हैं आज की डेट में, जैसे वेस्टिंगटन हाइट की बात देखी थी हम लोगों ने, हाउस की बात देखी थी। ये क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप करने की बात चल रही थी, 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पर लेकिन किसी तरीके से दिवालिया कंपनी हो गई, तो उस वजह से यहाँ पे वो डेवलप नहीं किया गया। तो किनके साथ में प्रपोजल था ये, एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल को देखिए क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, पढ़ के बाद में इसके बारे में थोड़ा लिखिएगा, फिर कल इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा आप लोग और लिखिएगा फिर कमेंट बॉक्स में नीचे। और देखिए अगर हम इस तरीके से फोकस करके चलेंगे तो दूसरी कंट्री पे जो हमारी एनर्जी की डिपेंडेंसी है, हम लोग अगर यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए हम भूटान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं 0.5% एनर्जी इंपोर्ट करने में। तो अगर हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे तो इस तरीके की डिपेंडेंसी हमारी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और खुद से देखिए जो भी चीजें होती है, अगर खुद से होती है तो उसका फिर एंजॉय कुछ और रहता है। अपनी चीजें हैं कि जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, और वरना दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर वो उसको अपने तरीके से यूज करवाने लगता है। तो जितना दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो फोकस ये किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा हम चीजें इंडिजीनियसली डेवलप करें, अपने यहाँ पे खुद की डेवलप करें। ओके, ठीक है, तो वही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि इसी तरीके से हमारी स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरीके से हमको कार्बन कंटेंट वगैरह कम करना है, इन्वायरमेंट सही करना है, पोल्यूशन का लेवल जो है बहुत ही कम करके लेके आना है। तो इसीलिए हमको फोकस करना पड़ेगा, और ये हमारी स्ट्रेटजी का अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या याद रखना है, कम से कम ये तो याद रखना ही है आप लोगों को कि कितना हमारे यहाँ पे पार्ट है। तो न्यूक्लियर का कितना पार्ट है, लगभग 3.2%, और रिन्यूएबल एनर्जी 2 का याद जरूर रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये कुलभूषण जाधव जी से रिलेटेड है। आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो हमारे नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव जी हैं उनको पाकिस्तान के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, और गिरफ्तार करने के बाद में उनके ऊपर बहुत सारे मतलब आरोप लगा दिए गए कि यहाँ पे एक तरीके से स्पोनेज का काम कर रहे थे, यहाँ पे आके ये जासूसी का काम कर रहे थे। जबकि इंडियन की साइड से ये दलीलें दी गई हैं कि वो खुद का बिजनेस कर रहे थे, उनका इससे कोई रिलेशन नहीं है, और पाकिस्तान वालों ने उनको जानबूझकर अपना बदला लेने के लिए उनको उठाया। एक्चुअली कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के जो एक ऑफिसर्स थे वो नेपाल से गायब हो गए थे। तो ये बताया जा रहा था कि नेपाल से जो गायब हुए हैं उनका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की है। पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि इंडिया वालों ने उनको गायब कराया, उनका कुछ अता पता नहीं है। तो इसका भी एक बार ये भी केस निकल के आ रहा था। तो यहाँ पे किया क्या इन्होंने देखिए क्या किया है, यहाँ पे हमारे जो हाई कमिश्नर होते हैं, अगर हमारी कंट्री का कोई भी आदमी, पाकिस्तान नहीं किसी भी कंट्री में, अगर उस कंट्री की गवर्नमेंट या उस कंट्री की एजेंसी कोई भी पुलिस वाली फोर्स उसको अरेस्ट कर लेती है, तो सबसे पहली बात क्या होती है, जो वहां पे हाई कमिश्नर होते हैं उनको जाके तलब करना होता है कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ से आदमी पकड़ा गया है। और अगर उसके ऊपर कोई केस भी चलता होता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हाई कमिश्नर को ऑफिस को दी जाती है। पर लेकिन पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन देना तो दूर की बात है, अगर यहाँ से कोई मिलना भी इनसे चाह रहा है उनको मिलने नहीं दिया गया। इनकी फैमिली मिलने जा रही थी उनको भी मिलने नहीं दिया गया, इनकी फैमिली को भी अलाउड नहीं किया गया मिलने के लिए। तो जो एक तरीके से हेग कन्वेंशन की बात करते हैं, हेग नीदरलैंड में है, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेड क्वार्टर भी नीदरलैंड में ही है, आप लोगों को याद रखना है। तो पहले जस्टिस का थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये जो ऑथराइज है ये यूएन चार्टर के तहत वर्क करता है, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसे वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है, इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, ठीक है, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें जो है टोटल कंट्री है वो 193 कंट्री है आज की डेट में,
और यहाँ पे ऐसा नहीं है मान लीजिए आपकी आपस में किसी के साथ में लड़ाई हो जा रही है तो आप वहां पे जा सके, यहाँ पे ओनली कंट्री जाती है, ठीक है ना। इंडिया की जैसे पाकिस्तान के साथ में चल रही है, चाइना के साथ में चल रही है, तो इस तरीके से यहाँ पे कंट्री जाती है, तो कोई आदमी नहीं जा सकता है। तो जो यहाँ पे जज होते हैं उनकी टर्म्स जो होती है वो 9 ईयर की होती है टोटल, और जो टोटल नंबर ऑफ जज है यहाँ पे कितने हैं, टोटल 15 जज हैं। तो ये सारी चीजें बता चुका हूँ, आप इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा न्यूज में आ गया, खासकर इंडिया से रिलेटेड है, तो कुछ भी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए क्या है, अब यहाँ पे ये जो पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पे कुलभूषण जाधव जी को फांसी की सजा सुना दी और उनको बोला गया कि फांसी दी जाएगी, ये जासूसी का काम कर रहे थे। और जो जासूसी का काम किसके रिगार्डिंग कर रहे थे, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है बोला गया, उसके तहत ये साजिश कर रहे थे कि इसको सफल ना होने दिया जाए, इसको सफल होने से रोक दिया जाए, जो कि यहाँ से जा रहा है। तो इस तरीके के आरोप इनके ऊपर लगाए गए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया गया कि ऐसे ऐसे बात चल रही है, तो जो हेग कन्वेंशन है, ठीक है ना, जो हेग कन्वेंशन है उसके तहत हम, हेग कन्वेंशन नहीं वियना कन्वेंशन, सॉरी ये हेग कन्वेंशन बोल दिया मैंने गलती से, ये वियना कन्वेंशन है यहाँ पे, ठीक है। वो हेग कन्वेंशन जो है वो यार डिफरेंट है, थोड़ा फंडा लग रहा है, मैं तब से ही गलती से हेग कन्वेंशन ही बोले जा रहा हूँ। तो हेग कन्वेंशन नहीं है, ये वियना कन्वेंशन है। जो हेग कन्वेंशन है वो अलग है, वो इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये वियना कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, वियना सिटी ऑस्ट्रिया की है, ठीक है ना। कई बार होता है इस तरीके से, मतलब माइंड में तो चीजें वही चलती रहती हैं। अब मैं सोच रहा हूँ तब से कि मैं वियना ही बोल रहा हूँ, पर लेकिन जो मुंह से बोल रहा हूँ वो हेग बोल रहा हूँ, तो इस तरीके से कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं कई बार, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वियना कन्वेंशन के तहत ये कई सारी चीजें होती हैं, इसके भी यहाँ पे आर्टिकल है, तो आर्टिकल के तहत कई सारी बातें बोली जाती हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो ये बातें बोली जाती है किस तरीके से रिलेशन होने चाहिए, किस तरीके से एक दूसरे को चीजें टैकल करके चलनी चाहिए। तो आर्टिकल 2 की बात की है, तो इस तरीके से आर्टिकल्स होते हैं यहाँ पे वियना कन्वेंशन, ठीक है ना। डिप्लोमेट से रिलेटेड और काउंसिल से रिलेटेड ये कन्वेंशन है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहां के आदमी को वहां के जो हाई कमिश्नर होता है उसको तलब करना होता है, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो जिसकी वजह से इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। और इंडिया क्या किया, कहां चला गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के बाद में उन्होंने क्या किया, एक तो जो पाकिस्तान वाले फांसी की सजा सुनाने की बात कर रहे थे उस पे एकदम तरीके से रोक लगा दी वहां पे, ठीक है। तो उस पे रोक लगा दी और उसके बाद में ये बोला गया जब तक कि यहाँ पे केस सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है इस कोर्ट में, तब तक पाकिस्तान को रुके रहना है, उससे आगे मूव फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है। और देखिए ये इस तरीके से सबसे बड़ी बात आप लोग दो चीजें देख सकते हैं, एक साइड में पाकिस्तान है और दूसरी साइड में इंडिया है। इंडिया की जो अगर आप लोग इमेज देखें वर्ल्ड में वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की अगर इमेज देखी जाए तो थोड़ी इमेज भी अच्छी नहीं है। तो एक तो इमेज भी अच्छी नहीं है, जैसे टेररिज्म को लेके इनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि टेररिज्म की इनको नर्सरी बोला जाता है। इवन इंडिया नहीं बोलता है, अफगानिस्तान वाले भी इसी तरीके का आरोप लगाते हैं कि आप लोग यहाँ पे टेररिज्म की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ाते रहते हैं। इवन ईरान ने भी कुछ दिनों पहले इसी तरीके से तलब किया था इनको कि टेररिस्ट एक्टिविटी को बहुत ज्यादा वो करते हैं। तो इनकी थोड़ी वैसे ही एक तरीके से ज्यादा मतलब वर्ल्ड इमेज अच्छी नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि इसको इनको फॉलो करके चलना ही पड़ेगा। हालांकि देखिए कोर्ट के जो ये रहते हैं ये कभी भी बाइंडिंग नहीं रहते हैं, ठीक है ना, तो बाइंडिंग नहीं रहता है, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बाइंड बन जाता है अगर आपको वर्ल्ड लेवल पे कुछ करना है। वरना अगर इनको फोकस करके आप नहीं चलेंगे तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर सब कंट्री को ये लगेगा ये तो अपने हिसाब से चलते हैं और इंटरनेशनल लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो कंट्री क्या करने लगती है, बाइकआउट करना स्टार्ट कर देती है। तो जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया हुआ है उस तरीके से इस तरीके के अगर डिसीजन आते हैं तो प्रेशर डालते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि इनको कहीं ना कहीं इस पे फोकस देकर चलना पड़ेगा, इनके ऊपर प्रेशर है कि इनको इसको मानना ही पड़ेगा, चीजों को कि जो यहाँ पे हो रही है उनको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान को बात माननी पड़ेगी और जो हमारे काउंसलर है उनको भी एक्सेस देनी पड़ेगी जिससे कि वो जाके मिल सके कुलभूषण जाधव जी से। तो वो सारी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। इसके अलावा देखिए और क्या बातें बोली गई हैं, इसके अलावा देखिए इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेज हो गया। अब यहाँ पे इंडिया को लिवरेज मिल गई है, मोरल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, सब तरीके से जो इनको यहाँ पे जाना है एक तरीके से सफल हो गया है हमारा। और यही बोला गया है कि पाकिस्तान को अब एक तरीके से फोकस करके चलना चाहिए, जो इंटरनेशनल लॉ है, जो फंडामेंटल रोम्स है, उनको एक तरीके से उनके ऊपर डटे रहना चाहिए। अगर नहीं डटे रहे तो फिर वही बात है, जर्मनी ने भी इस तरीके से, जर्मनी की भी स्टेटमेंट निकल के आई थी कि पाकिस्तान को एक तरीके से प्रॉपर वे में चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो वो ये फिर कंट्री ना बाइकआउट करने लगती है। तो इस तरीके से इनको थोड़ा फोकस देके चलना होता है कि अच्छे से कोई भी इधर उधर की बातें ना हो जाए, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है यहाँ पे। ओके, तो ये थोड़ा इसके बारे में हो गया। और देखिए केस जो है ये आगे बोल बच्चन टाइप में केस हो जाता है इस तरीके के, वो आते ही रहेगा, फिर आर्टिकल आएगा, फिर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इसको। यहाँ पे नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के हिसाब से हम लोगों ने ये भी देखा था, देखिए जो जॉब है यहाँ पे लैक में है, ठीक है ना। तो 2010 में जो आई थी लगभग
8.65 लाख आई थी, 2011 में आई थी 9.3 लाख आई थी, 2012 में 3.2 लाख आई थी, और ये इस तरीके से घटती जा रही है काफी। मतलब अगर 2015 में आप लोग देखें तो ओनली 1.3 लाख है जॉब। तो इतनी जॉब घटती जा रही है, तो उसी के लिए जो अब पॉलिसी बनाने की बात चल रही है, पॉलिसी का नाम क्या रखा गया है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो हमारे जो अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं, तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर हमको अच्छे लेवल पर क्या करना है, अच्छे लेवल पर हमको अगर जॉब प्रोवाइड करानी है तो उसके लिए एक अच्छे लेवल का ग्रोथ भी होना चाहिए। ठीक है, जितना अच्छा लेवल ग्रोथ होगा उतना अच्छा लेवल जॉब प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, और देखिए ये बोले हैं कि अंडर परफॉर्मेंस है कई सेक्टर, जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, इनमें बहुत ज्यादा जॉब प्रोवाइड कराई जाती है, खासकर ये सर्विस वाला सेक्टर है यहाँ पे। तो जो हमने कई बार भी देखा है, नीति आयोग ने क्या बोला है कि पहले क्या हुआ करता था, हमारे यहाँ पे ग्रोथ तो रहता था 8 से 10 का, ठीक है ना, पर लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता था जनरेशन यहाँ पे, तो उसको जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता था। तो नीति आयोग ने इस तरीके की बातों को खारिज कर दिया है कि अब की बार जॉबलेस ग्रोथ होने का कोई चांस नहीं है, ग्रोथ अब की बार अच्छा होगा। उसका क्या रीजन है, उसका रीजन है मेक इन इंडिया। हमारे यहाँ पे मेक इन इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और मेक इन इंडिया का एक अच्छे लेवल पे अब मतलब आप लोग बोल सकते हैं इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, 3 तरीके से इकोनॉमी बढ़ती है। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में जो होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, या फिर जितना भी आप लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं उनको निकाला जाता है। तो पहले इकोनॉमी इस पे फोकस करती है किसी भी कंट्री की, उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर में पहुंचती है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट मिलता है इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। रॉ मटेरियल निकल रहे हैं यहाँ से, लोहा वगैरह भी निकल रहे हैं यहाँ से, अगर तो उसको कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाएगा, कुछ भी बना दिया जाएगा, मशीनरी वगैरह। अगर यहाँ से गेहूं वगैरह निकल के आ रहा है, ब्रेड वगैरह बना दिया जाएगा, ब्रेड रोटी बना दी जाएगी। तो इस तरीके से जो रॉ मटेरियल यहाँ से निकलता है उसको यहाँ से प्रोसेसिंग किया जाता है, और फिर उसको टर्सरी सेक्टर में क्या किया जाता है, फिर मार्केट में भेजा जाता है उसको बेचने के लिए। तो इस तरीके से कोई भी इकोनॉमी बढ़ती है, पहले प्राइमरी सेक्टर अच्छा करती है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। पर इंडिया के केस में एक्सेप्शन क्या है, इंडिया ने प्राइमरी सेक्टर से सीधा टर्सरी पे जंप कर लिया, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है वो गायब हो गया हमारे यहाँ पे। तो इसका रीजन जो है, इसी वजह से हमारे यहाँ पे ज्यादा जॉब डेवलप नहीं हो पाई। तो ये रीजन कई बार बताया जाता है। तो अब जॉब डेवलप करने की बात की गई है, तो हम मेक इन इंडिया फोकस करके चल रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ही कंप्लीट हमारा फोकस है। तो मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम डेवलप करेंगे अच्छे से, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे जॉब का यहीं पे निकल के आता है। तो जॉबलेस ग्रोथ इसलिए था हमारे यहाँ पे। अगर आप देख लीजिए, अगर सर्विस सेक्टर की बात कर लीजिए, कोई भी बंदा अगर यूट्यूब पे वर्क कर रहा है, कोई बंदा गूगल में वर्क कर रहा है, कोई बंदा किसी भी बैंकिंग में वर्क कर रहा है, अच्छी कंपनी में वर्क कर रहा है, एमएनसी में, तो पढ़ा लिखा बंदा होगा। ठीक है, तो तभी जाके उसको जॉब वहां पे मिल पाएगी। अगर बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको वहां पे जॉब ही नहीं मिल पाएगी। अगर जॉब नहीं मिल पाएगी, देखिए जॉब हमेशा जो कम पढ़े लिखे बंदे होते हैं उनको हमेशा जॉब किसमें मिलती है, वो खासकर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में मिलती है। ठीक है, डैम बना रहे हैं, कोई भी अलग प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो वहां पे इस तरीके से जो लेबर वगैरह होती है, तो वहां पे ज्यादा जॉब मिलती है। अगर उस हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर ज्यादा नहीं है, कंस्ट्रक्शन वाला एरिया ज्यादा नहीं है, तो जॉबलेस ग्रोथ उसको बोलने लगते हैं फिर। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे भी जॉबलेस ग्रोथ, इसी टाइम पे जॉबलेस ग्रोथ आया था। तो जॉबलेस ग्रोथ को टैकल करने के लिए मेक इन इंडिया पे फोकस किया जा रहा है। हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता था उसको बेच देते थे दूसरी कंट्री को, और फिर वहां से फिनिश प्रोडक्ट हम लोग खरीद के ले आते थे। तो ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब उसी को साइड में किया गया है। अब हमने क्या बोला गया है, यहाँ तक भी हमने बोला है कि डिफेंस के प्रोडक्ट भी हम खुद बनाना स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, तो इन सब चीजों पे फोकस किया जा रहा है। तो वही बहुत बात बोल रहे हैं कि जॉबलेस जो ग्रोथ बोला जा रहा था, अब वो जॉबलेस ग्रोथ नहीं होगा, अब ग्रोथ अच्छे लेवल पे होगा। ठीक है, तो इसी के अंडर में देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हाई लेवल टास्क फोर्स भी हेडेड बाय, ये आप लोगों को याद रखना है, ये वाइस चेयरमैन है अरविंद पनगरिया। ठीक है ना, ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। तो इनके अंदर चीजों को एनालाइज करने की बात की गई है कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट और पॉलिसी मेकर को फोकस करके चलना चाहिए। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी बात होती है, अगर एक अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट करना है तो इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में चेंज करना होता है। इनफॉर्मल सेक्टर आप किसको ले सकते हैं, ये आगे भी दिखेगा आप लोगों को इसी तरीके के टर्म। तो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसी चीज के बारे में। तो इनफॉर्मल सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, ठीक है ना, रेडी वगैरह लगाने वाले हो गए इस तरीके से, तो उसको फॉर्मल में कन्वर्ट करना है, जिससे कि एक प्रॉपर वे में उसको काउंट किया जाए। क्योंकि फॉर्मल सेक्टर का जो प्रोसेसिंग होती है वो कंप्लीट लगभग बैंकिंग सेक्टर, तो इस तरीके से मतलब एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग, मतलब पता रहता है कि कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना यहाँ पे एरिया प्रोवाइड कराया जा रहा है, कितना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट का कितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है फिर से, तो सारा पता होता है। पर इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ नहीं पता होता इस चीज के बारे में। अब एक रेडी वाला कितने टमाटर आलू बेच के निकला है आज के डेट में और कितना उसको फायदा हुआ है, इसका पता कहीं नहीं लिखा होता, क्योंकि ऑनलाइन कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रल ने इसीलिए थोड़ा सा नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के ऊपर ही फोकस किया है, और ज्यादा फोकस इसके लिए भी किया जा रहा है कि चीजों को जो किया जाए, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर जैसे लेबर मार्केट कोई भी हो गया, तो उसको फॉर्मल सेक्टर में अगर फॉर्म किया जाए, सर्विस सेक्टर वगैरह
हो गया जिस तरीके से फॉर्मल सेक्टर है, तो उससे ज्यादा पता चलता है ग्रोथ भी अच्छे से निकल के आएगा, जॉब क्रिएशन भी ज्यादा होगी और एक अच्छे लेवल की जॉब क्रिएशन होगी। इसके अलावा जो जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उनके ऊपर फोकस किया जाए, हैवी इंडस्ट्रीज होती है उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन, ये मैंने दोनों को आर्टिकल को मिक्स कर दिया, आपका रिविजन भी हो गया, कल वाला आर्टिकल भी और आज वाला आर्टिकल भी, ठीक है। तो ये H1B वीजा की बात भी हम लोगों ने की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने। ये H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है, अगर कोई आईटी प्रोफेशनल यूएसए में जाता है जॉब करने के लिए तो इस वीजा की जरूरत होती है, तो इस वीजा के ऊपर भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए लेबर रिफॉर्म किया जाएगा, इस तरीके से जॉब अच्छे से मिलेगी यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यही है, देखिए अगर जॉब लोगों को मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट अच्छे से मिल रहा है, तो एक ह्यूमन कैपिटल जनरेट होती है और ये ह्यूमन कैपिटल ही आगे चलने वाले टाइम में इकोनॉमी को बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ देती है। अगर ग्रोथ अच्छे से नहीं मिलेगी तो हमारी इकोनॉमी अच्छे से नहीं बढ़ेगी। फिर वही कॉन्सेप्ट निकल के आता है डिमांड एंड सप्लाई वाला, जिसके पास में पैसा होगा वही कुछ खरीदेगा ना, जिसके पास में पैसा होगा वही गाड़ी खरीदेगा, वही मोबाइल खरीदेगा, तो इसी तरीके से तब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारे यहाँ पे बढ़ेगी। तो जॉब क्रिएशन के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरीके से हम पॉलिसीज बना के चल रहे हैं और वो पॉलिसी किस तरीके से फॉर्मुलेट की जा रही है और किस तरीके से इंप्लीमेंट की जा रही है। पॉलिसीज बन जाती है कई बार पर लेकिन इंप्लीमेंट नहीं की जाती है ग्राउंड लेवल पे, तो वो भी फोकस करके चलना है यहाँ पे। ओके, देखिए ये वाला आर्टिकल पहले तो आप लोगों को भी इसके बारे में आंसर देना है कि हमारे यहाँ पे लैंग्वेज होनी चाहिए ये ऑफिशियल, ठीक है ना। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ये होनी चाहिए हिंदी, तो आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा आंसर लिखना है। तो 3 व्यूज यहाँ पे दिए गए हैं, लेफ्ट दिया गया है, राइट दिया गया है और सेंटर दिया गया है। लेफ्ट वाले चाह रहे हैं कि स्टॉप कर दो, इसको इंपोज मत करो हमारे ऊपर। आप लोगों ने देखा हो कुछ दिनों पहले हमने जिक्र किया था कि जो तमिलनाडु वाले एरिया है वहां पे जो हाईवे का नाम है उसका भी नीचे हिंदी में यूज किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि आप हिंदी जो है इंपोज कर रहे हैं हमारे ऊपर। जैसे हाईवे नहीं होता वहां पे लिखा रहता है इतने किलोमीटर है, तो पहले इंग्लिश में लिखा जा रहा है फिर हिंदी में लिखा जा रहा है। तो ये भी बात यहाँ पे सुनने के लिए आ रही थी। देखिए जो हिंदी है वो बहुत पहले से ही, जो साउथ वाले एरिया हैं जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया या फिर आंध्र प्रदेश हो गया, तो इनमें हिंदी ये समझ नहीं पाते हैं ये वाले एरिया है, ठीक है। तो जब से फ्रीडम मूवमेंट से आपने राजगोपालाचार्य का भी नाम सुना होगा, उस टाइम पर उन्होंने भी 1930s में उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था। तो ये बोल रहे हैं कि जब भी हिंदी की बात आती है, हमारे जो लीडर बोलते थे वो बोलते थे कि अगर एक लैंग्वेज रहेगी, जिस तरीके से ब्रिटेन वाले देख लीजिए इंग्लिश बोलते हैं, तो एक सब मिले जुले हैं। चाइनीज, चाइना में चाइनीज बोली जाती है, अगर पाकिस्तान भी अलग बन गया तो वहां पे इस्लाम को फोकस करके करा चला जा रहा है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, पर लैंग्वेज तो हमें अपनी एक कर ले यहाँ पे, पर उस तरीके की हमारे यहाँ पे सिचुएशन तो नहीं है, उस तरीके की हमारे यहाँ पे डेमोग्राफी नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे वो बोला जाता है कि कुछ कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे पानी, तो वो चीजें हमारे यहाँ पे होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे जरा सी देर में इधर जा रहे हैं, दिल्ली से बाहर निकल के हरियाणा जा रहे हैं, हरियाणवी हो गई, पंजाबी हो गई, इधर चलकर यूपी में एक अलग लैंग्वेज निकल के आ जाती है, महाराष्ट्र में अलग लैंग्वेज, गुजरात में गुजराती। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज इंपोज कर दी जाए, ठीक है। तो ये उन सब चीजों को बता रहे हैं जो लेफ्ट वाले हैं, तो किस तरीके से हम उसको इंपोज कर सकते हैं। अगर पहले टाइम से देखें, उस टाइम पे भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने बोला था कि 10 साल के बाद बनने के बाद में इसको इंग्लिश को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा आराम से। पर लेकिन जब 10 साल के बाद में उसको इंप्लीमेंट करने की बात आई तो प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, कि इसको इंप्लीमेंट नहीं करना है। तो तब से लेके इसको पोस्टपोन किया जा रहा है, ठीक है, तब से लेके इसको पोस्टपोन किया जा रहा है और साउथ वाले रीजन को देखते हुए। तो उसी के ऊपर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप हिंदी को इंपोज कर सकते हैं। हमारे लिए हिंदी ऐसी है जिस तरीके से आपके लिए, मतलब अगर जो बंदे यहाँ पे अगर तमिल बोलते हैं या फिर कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, तो जिस तरीके से आप हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाते उसी तरीके से हम इसको नहीं समझ पाते, ठीक है। तो आप किस तरीके से इसको हमारे ऊपर इंपोज कर सकते हो, तो वो कई सारी चीजें, कई सारे डायमेंशन इस तरीके से यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है आर्टिकल में कि जो 60 मिलियन लगभग पीपल हैं साउथ के, उनको इसको इंपोज नहीं किया जाए और चीजों को सेटल डाउन इस तरीके से किया जाए कि प्रॉब्लम ना हो, वरना फिर से प्रोटेस्ट होगा जिस तरीके से स्टार्टिंग में प्रोटेस्ट हुआ था। पर लेकिन जो राइट व्यूज वाले हैं उनका व्यूज थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने बोला है आज की डेट में इंडिया में 50% जो आदमी है वो हिंदी बोलते हैं, 20% लगभग हिंदी को समझते हैं, ठीक है ना। तो 70% लगभग आदमी आप लोग काउंट कर सकते हैं, तो ह्यूज पॉपुलेशन है। और इसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेज को रखा गया है और ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया हिंदी को, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम हिंदी को इंप्लीमेंट करके चलते हैं आराम से, अगर हिंदी को पढ़ाया जा रहा है तो ये हमारी एक तरीके से मातृभाषा बन सकती है। और अगर एक कंट्री के आदमी एक लैंग्वेज बोल रहे हैं तो कंट्री में इंटीग्रिटी बन के आएगी, कंट्री को एक अच्छे लेवल पे, मतलब जो दूसरे फोर्सेज हैं जिससे कंट्री वीक होती है उनसे बचाया जा सकता है हमारी कंट्री को। और जो हिंदी की स्पीकिंग वाले आदमी हैं उन्होंने क्या बोला था कि जिस तरीके से आप जर्मन पढ़ा रहे हैं, जर्मन 3rd लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जा रहा था, तो हिंदी को रिप्लेस करने के लिए बोला गया था। ये भी हम लोगों ने कंट्रोवर्सी देखी थी। और देखिए अगर देखा जाए इंडिया में लगभग 70% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है ना, 70% एक ह्यूज पॉपुलेशन हो जाती है।
तो यहाँ पे बोला गया, और बहुत सारी यहाँ पे लैंग्वेज है। अगर हम एक लैंग्वेज में इनको पिरोने की कोशिश करेंगे तो इससे क्या होगा, एक मतलब एक अच्छे तरीके की इंटीग्रिटी निकल के आएगी, ठीक है ना। पर लेकिन अगर अलग अलग कंट्री का फोकस करके देखा जाए, कहीं पे भी अगर एमएनसी में भी चला जाए, एक टेंडेंसी होनी चाहिए। जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बोला था, राजनाथ सिंह जी थे होम मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि कोशिश करो कि जो सिग्नेचर है वो हिंदी में करो, ठीक है। तो सिग्नेचर वो हिंदी में होने चाहिए और इस तरीके से उसको प्रमोट करना चाहिए। कोई भी कंट्री वाला आदमी अपनी लैंग्वेज बोलते हुए नहीं शर्माता है, इंडिया वाले इसको उस लेवल पे नहीं लेके जाते हैं कि उसको बोलने में शर्माते हैं काफी। तो वो हेजिटेशन है वो अंदर से निकल के आनी चाहिए, उसको साइड में रखना चाहिए। और खासकर जो हिंदी टीचर है यहाँ पे, उनके बारे में बात की गई है, जो हिंदी के टीचर हैं उन पे फोकस देके चलना चाहिए। हमारे यहाँ पे आज की डेट में हिंदी को कम और इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। प्रेफरेंस देना चाहिए इंग्लिश को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी को साइड में रख के चला जाए। तो ये हिंदी को सपोर्ट करने वाले आदमी है कंप्लीटली। सेंटर वालों का व्यूज क्या है, ये बोल रहे हैं कि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था जो उसमें स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज रखी गई थी, 8th शेड्यूल की बात कर रहे हैं, उसको 14 लैंग्वेज को बढ़ा के हम लोगों ने क्या कर दिया, उसमें 22 लैंग्वेज रख दी गई है, ठीक है। तो 22 लैंग्वेज रख दी गई है वहां पे। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, आप लोग ये बताइए कि जो नई अभी लैंग्वेज लास्ट इंक्लूड की गई थी, कौन से अमेंडमेंट के तहत की गई थी और कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड की गई थी। इसका आंसर आप लोगों को कल जब एक्सप्लेन करूंगा तब दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इसके ऊपर सर्च कीजिएगा, और इस तरीके क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 14 से 22 बढ़ा के इसीलिए कर दी गई है, क्यों कर दी गई है, और 14 भी स्टार्टिंग में रखी गई थी, वो इसीलिए रखी गई थी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यहाँ पे वर्चस्व ना हो जाए, किसी एक लैंग्वेज का दबदबा ना हो जाए, और जिससे कि दूसरे आदमी जो है जिनकी समझ में नहीं आती है वो सेग्रीगेट फील ना करने लगे, वो ये फील ना करने लगे कहाँ के फंस गए हम लोग। तो उस चीज पे फोकस किया जा रहा था, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि इस चीज को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात यही थी। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया, 14 लैंग्वेज रखी, और आज की डेट में उसको बढ़ा के हमने 22 लैंग्वेज कर दिया गया। तो वो यही मतलब है, जिस तरीके से आप देख लीजिए साउथ वाले एरिया ले लीजिए या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया ले लीजिए, वहां पे भी कोई भी हिंदी नहीं समझता है मैक्सिमम। नॉर्थ ईस्टर्न वाले जितने भी एरिया हो गए हमारे यहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट है, वहां पे भी कोई हिंदी नहीं समझ रहा है। तो किस तरीके से इन्होंने बोला है, लगभग 29 स्टेट में से 20 स्टेट ऐसे हैं जो प्रॉपर वे में हिंदी नहीं समझते हैं। वो एक अलग बात है कि पॉपुलेशन ज्यादा हिंदी समझती है, क्योंकि यूपी देखिए इतना बड़ा स्टेट हो गया, वहां पे ज्यादा मैक्सिमम जितनी ह्यूज पॉपुलेशन हो गई, तो पॉपुलेशन के बेस पे तो आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदी बोलती है। पर लेकिन अगर स्टेट के बेस पे देखें तो स्टेट के बेस में लगभग 20 स्टेट ऐसे बोले हैं जिनकी खुद की रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। और 29 टोटल स्टेट है, तो 20 रीजनल स्टेट खुद की लैंग्वेज है उनकी, तो उनके ऊपर कैसे आप हिंदी को इंपोज कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज है। तो इस तरीके से हिंदी को जो है इंपोज नहीं किया जा सकता सबके ऊपर। और अगर देखिए बना के भी चलना है तो एक पैरेलल बना के चलना है, जिस तरीके से मतलब एक ऑप्शन होना चाहिए। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज सब जगह इंग्लिश रख दें वो एक अलग बात है, पर पैरेलल में आप लोगों को वहां की लोकल लैंग्वेज भी रखनी है, ठीक है ना। तो वो भी बात फोकस करके चलनी है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को किसी के ऊपर इंपोज कर दिया जाए, वो हमारी डेमोक्रेसी के हित में नहीं है और वो कहीं किया भी नहीं जा सकता है। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे ये बोल रहे हैं कि अगर हम इंडिया को यूनाइट करना चाहते हैं तो हमको हिंदी या फिर किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं देना है, अपनी कल्चर को देखना है, ठीक है ना। हमारी कल्चर बहुत ही डाइवर्स सोसाइटी है हमारी, तो डाइवर्स सोसाइटी में हमको इसके ऊपर फोकस नहीं देकर चलना है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को इंपोज कर दिया जाए किसी के ऊपर, तो सबको साथ में लेके चलना है। वही बात आती है कि सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना है, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर को फेवर करके चलना है। तो वरना फिर से वही चीजें स्टार्ट हो जाएगी जो कि आप लोगों ने देखा था जब 10 साल का हमको गैप दिया गया था कि इसके बाद में हिंदी को इंपोज कर देना है। तो जब प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया था साउथ वाले रीजन में, तो फिर से वही सिचुएशन निकल के आएगी और जो यूनिटी हमारी बरकरार है वो फिर से एक तरीके से फ्रजाइल यूनिटी होनी स्टार्ट हो जाएगी अगर इस तरीके की चीजें इंपोज की जाएंगी। तो बोल रहे हैं कि अभी लगभग 100 साल और हिंदी को वेट करना पड़ेगा इसको नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए। आराम आराम से इसको आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्कूल लेवल पे, फिर उसको बढ़ाया जा सकता है छोटे छोटे स्टेप्स लेके, बेबीज स्टेप्स इनको बोलते हैं, तो वो लेके आप लोग वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंपोज कर दिया कहीं पे भी जाके, ठीक है। पेज फर्स्ट पे और पेज 10 पे ये न्यूज है, वही यादव जी से रिलेटेड न्यूज है। तो यहाँ पे इंडिया को एसएससी मिल गई है, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में थोड़ा यही बस इन्फॉर्मेशन थी जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए पेज फर्स्ट और पेज 10 पे न्यूज दे रखी है, ठीक है ना। तो पेज फर्स्ट और पेज 10 पे न्यूज दे रखी है, तो हुआ क्या है, जीएसटी काउंसिल ने 6 रेट सेट कर दिए हैं, ठीक है। तो 6 रेट यहाँ पे सेट कर दिए हैं। देखिए जीएसटी जो हमारा एक टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है जो मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग दूध लेने जाते हैं, तो दूध वगैरह लेने जाते हैं, फिर बिस्किट वगैरह लेने जाते हैं, तो जो आप लोग वहां से खरीद के लेके आते हैं दुकानदार को पैसे देते हैं, पर वो टैक्स जो होता है होते हुए अपने आप गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है, तो आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स को सबस्यूम करने के लिए जीएसटी बनाया गया है, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, और ये 1 जुलाई से इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है। तो पहले बोला जा रहा था कि एक रेट रहेगा, पर लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक रेट रख दिया जाए,
ठीक है। तो 6A अब इन्होंने 6 एक तरीके से लगा के चल रहे हैं कि 6 कैटेगरी डिसाइड की है, रेट नहीं 6 कैटेगरी डिसाइड की है इन्होंने कि किस तरीके से 6 कैटेगरी में चीजों को रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले एक बार जीएसटी काउंसिल देख ली जिसने डिसाइड किया है। तो ये जीएसटी काउंसिल है इस तरीके से, जो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो वोटिंग पावर है एक साइड में, तो जो स्टेट होते हैं उनकी, देखिए यहाँ पे स्टेटों के पास में ज्यादा पावर है। अगर स्टेट मिलके चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, एक तरीके से फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है। जो स्टेट चाहेंगे वही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। कोरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। 50% अगर मेंबर रहेंगे, कोरम का मतलब क्या होता है, अगर 50% मेंबर रहेंगे तो तभी कोई मीटिंग इंगेज कराई जा सकती है, वरना कोई भी मीटिंग नहीं कराई जाएगी, ठीक है ना। तो इतने मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे रखा गया। तो इसलिए अगर सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में दे दी गई है, पावर दे दी गई है किसके हाथ में, ये दे दी गई है स्टेट के हाथ में। और इस डिसीजन को अप्रूव करना है 3/4 मेंबर की मेजोरिटी से। तो देखिए यहाँ पे वोटिंग पावर इनके पास में ज्यादा है, इनके पास में कम है। तो इसलिए अगर स्टेट चाहेंगे तो कोई भी चीज पास होगी, अगर स्टेट नहीं चाहेंगे तो वो चीज पास नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। तो यहाँ पे पावर जो है स्टेट के हाथ में ज्यादा है, कोरम का ये होना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट प्रीलिम्स में। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये इस काउंसिल ने अब डिसाइड किया है इन सब चीजों को। क्या डिसाइड किया है कि छह एरिया रखेंगे अभी। ये पहला एरिया क्या है, किनको एग्जेम्प्ट, मतलब किनको एग्जेम्प्ट करना है, मतलब इन पे टैक्स नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो मिल्क वगैरह हो गए, दाल वगैरह चीजें इस तरीके की हो गई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को थोड़ा इनको साइड में रखना है, ठीक है। तो इनको एग्जेम्प्ट किया गया। तो ये लगभग 7% है। टोटल आइटम लगभग कितने यहाँ पे 1211 आइटम है। तो इसमें से इसका 7% यहाँ पे ये वाले आइटम है, ठीक है। टैक्स के ऊपर कौन सा लगाया गया, फिर यहाँ पे एडेबल ऑयल है, टी है, कॉफी है, शुगर है, इनको टैक्स के उसमें 14% ये यहाँ पे आइटम है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, ये वाला आ गया यहाँ पे 17% है, जिनके ऊपर 12% टैक्स लगेगा, ठीक है। ये वाले 43% है, जिनके ऊपर 18% टैक्स लगेगा। यहाँ पे क्या आ गया, सूप आ गया, टूथपेस्ट वगैरह इस तरीके के आर्टिकल आ गए। इतना ज्यादा चीजों को याद नहीं रखना है डिटेल में, ठीक है ना। 19% यहाँ पे ये वाला हो गया। थोड़ा स्लैब याद रख लीजिएगा बस। ये लग्जरी टैक्स यहाँ पे इनके ऊपर लग रहा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर देखिए कल या परसों में क्या आएगा, इसके ऊपर एडिटोरियल आर्टिकल आएगा, तब इसको ढंग से हम लोग देख लेंगे, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, चीजें कुछ भी छूटेंगी नहीं, ओके। अब देखिए पेज 6 पर ये न्यूज दी गई है। यहाँ पे अनसेफ के बारे में बात किया गया है, किस तरीके से हरासमेंट किया जाता है। तो थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे दिया गया है हल्का हल्का सा। हालांकि जो डेटा दिया गया है वो हरियाणा के बारे में दिया गया है उससे रिलेटेड करके, पर थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं। देखिए कितना ज्यादा है यहाँ पे, ओकेजनली जो होता है वो 23%, ठीक है ना। तो इस तरीके से बोला गया, मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके से होता है। हरासमेंट के जो देखिए इंपॉर्टेंट ये है, होता किस टाइम पे है, मतलब कि कब ओकर होता है ये। तो देखिए क्या बोला गया, मैक्सिमम स्कूल कॉलेज या ऑफिस में जब जाया जाता है, कोचिंग में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, तो इस तरीके से दे रखा है इतना, ठीक है ना। तो जो ऑफेंडर होते हैं मैक्सिमम कार में होते हैं, या फिर चलने वाले होते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी होते हैं, टू व्हीलर भी होते हैं। ऑपरेट कैसे करते हैं, अकेले होते हैं, ग्रुप में होते हैं, 2 होते हैं, 3 4 होते हैं, या ज्यादा का ग्रुप होता है। तो परसेंटेज दे रखी है। तो थोड़ा सा हल्की हल्की चीजें हैं, कई बार यूज कर ली जाती हैं राइटिंग में, कई बार आंसर राइटिंग में इस तरीके के जो आइटम्स है वो यूज कर लिए जाते हैं। पेज 7 पर न्यूज है, ये इसरो के बारे में न्यूज है। इसरो को देखिए इंदिरा गांधी प्राइज मिला था, ठीक है ना। तो ये 2014 में मिला था, ठीक है। तो डिसआर्मामेंट के लिए मिला था यहाँ पे। तो जो यहाँ पे एएस किरण है, यहाँ के चेयरमैन है इसरो के, उन्होंने इसको लिया था। 1 करोड़ रुपये और साइटेशन दिया जाता है। तो ये तो याद रखना है। इसके अलावा देखिए 2013 में एंजेला मार्केल जी को मिला था, 2014 में इसरो को मिला था, और 2015 में यूएनएचआरसी रिफ्यूजी वाला है जो है, ठीक है ना, जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो रिफ्यूजी जा रहे हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो स्टैब्लिश कब किया था, 1950 में होता है। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा याद रखना है, ओके। पेज 12 पे न्यूज है, पंचशील से रिलेटेड न्यूज है। चाइना बोल रहा है कि पंचशील को फोकस करके ही इंडिया के कंसर्न को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। पंचशील के कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की। मतलब जिस तरीके से हमारे यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होके जाता है इंडिया के एरिया से, तो उसको फोकस करके चलना है। हमारी सोवरेनिटी हर्ट नहीं होनी चाहिए। म्यूचुअल एग्रेशन, एक दूसरे को आंख नहीं दिखानी है, ठीक है ना। म्यूचुअल इंटरफेरेंस इन द ईच अदर इंटरनल अफेयर। मान लीजिए इंडिया में कुछ बात हो रही है, तो चाइना को आके ये नहीं बोलना चाहिए कि हम इसको सॉर्ट आउट करवा देते हैं। नक्सल वाली प्रॉब्लम है, चाइना को आके वहां पे कोई बात नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे के फायदे के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना, कि मान लो हम कुछ कर रहे हैं तो हमसे उनका फायदा हो, और वो कुछ कर रहे हैं तो उससे हमारा फायदा हो। पीसफुल एक दूसरे का कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना, कि वो आराम से रहे और हम भी आराम से रहें, और एक दूसरे को आंख न दिखाने वाली तो बात हो ही गई थी। तो ये पंचशील थे, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिए गए थे, बोला जा सकता है जवाहरलाल नेहरू का बोला जाता है इसमें। तो कब हुआ था, 1954 में आए थे। तो इनका आप लोगों को थोड़ा याद होना चाहिए कि है क्या, राइटिंग में बहुत बार यूज किया जाता है इनको।
पेज 13 पे न्यूज है ट्रेड से रिलेटेड, इनमें बोला गया कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हम अपना ट्रेड बूस्ट करने की बात चल रहे हैं। आज की डेट में जो टोटल 7.6 बिलियन हम वहां पे क्या करते हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक को। ओके, तो अभी क्या होने जा रही है, फिर से मीटिंग होने जा रही है गुजरात में, गांधीनगर में, ठीक है, अफ्रीकन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो बात करी जा रही है आपकी डेट में 7.6 बिलियन हम प्रोवाइड करा रहे हैं 44 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये हो गया पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पे 7.6 बिलियन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो 7.6 बिलियन हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो अभी उसको जो बढ़ाने की बात चल रही है आने वाले टाइम में, उसको बढ़ा के करने की बात चल रही है कि 7.6 बिलियन से उसको 10 बिलियन करने की बात चल रही है, ठीक है। तो 10 बिलियन उसको करा जाएगा आने वाले टाइम में। और अभी देखिए बहुत सारी मेंबर यहाँ पे आएंगे तो किस तरीके से चीजों को हैंडल किया जाएगा। और ये भी बोला गया कि आज की डेट में हमारे यहाँ से 72 बिलियन जो टोटल कंपनी है इंडिया की वहां पे वर्क कर रही है इतना, ठीक है ना। और ये टोटल इन्वेस्ट जो अफ्रीकन कम्युनिटी में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उसका 20% है ये, तो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। हालांकि चाइना हमेशा एक उसमें ज्यादा उसमें रहता है, पर इंडिया भी किसी भी तरीके से कम नहीं है। ओके, ये देखिए कल वाले क्वेश्चन थे, यहाँ पे आईपी कवर की बात की गई थी, तो उसमें टोटल आइटम कितने कर दिए गए हैं, 620 से 809 कर दिए गए हैं। 14 फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे थे हम, आर्टिकल 28 280 में आता है, ये याद रखना है इसको, कॉन्स्टिट्यूशन में गलत हो गया यहाँ पे, चलिए ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसको सही कर लूंगा आगे में। तो 14 जो फाइनेंस कमीशन था 2013 में, तो क्या था ये 2015 से और 2020 तक की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है ना। ये कौन थे, वाईवी रेड्डी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विसक डे, ये बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है, और बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है, बुद्धा बर्थडे भी बोला जाता है। यहाँ पे गए थे श्रीलंका में, ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1983 में हुई थी, गैस लीक हुई थी, उसका नाम पूछा था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी ये, ठीक है ना। केशवानंद भारती जी का केस था, ये 1983 में केस आया था, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। बेसिक स्ट्रक्चर होती क्या है ये कहीं पे भी लिखा नहीं है, ठीक है। बस क्या है कि केस टू केस क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो में केस मतलब कोर्ट में जो केस आएगा खुद डिसाइड करेगा कोर्ट, केस टू केस की क्या बेसिक स्ट्रक्चर है और क्या नहीं है। तो ये केस कंप्लीटली कोर्ट के ऊपर डिपेंड हो गया है कि उसको खुद से डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड है, ये हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना है, गुड़गांव में, ठीक है। पेरिस पीस जो पेरिस क्लाइमेट समिट हुई थी, तो उसमें इसका मतलब उसमें इसको बोला गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि हम इसको करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है क्या, सोलर अलायंस। देखिए जितनी भी कंट्री पड़ती हैं इक्वेटर के आसपास में, ये वाली कंट्री जो इक्वेटर के आसपास में, हालांकि मेरा इक्वेटर दिखता है थोड़ा सा, तो यहाँ जो कंट्री पड़ती है तो उसके आसपास में जो कंट्री है इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कहां से जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, और फिर नीचे को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके 20 वाली जो कंट्री है वहां पे सूरज की जो किरणें आती है बहुत ज्यादा रहती है, तो उससे किस तरीके से सोलर पावर को ग्रैब किया जाए, ठीक है, उससे एनर्जी बनाई जाए, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किस तरीके से किया जाए, तो यहाँ पे फोकस रहता है। तो ये इनका पर्टिकुलर फोकस है जिसपे फोकस करके किया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। पीडीएफ वगैरह आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल मिल जाएगी, उसका लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।